हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जो आपकी नीट फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए जरूरी है। और सीधा बस उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जो एक्चुअल में आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई भी फालतू की बातें यहां पर नहीं होने वाली हैं। अननेसेसरी कोई मोटिवेशन आपको मैं नहीं देने वाला हूं कि भाई ऐसे करो तुम कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों यहां पर ये है कि सर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को हमें अपनी तैयारी में इंक्लूड करना है, जिससे हम नीट फिजिक्स में जो हमारे दिमाग में चल रहा है ना, केमिस्ट्री और बायो में तो हर बच्चा अच्छा करेगा, रैंक उसी की आएगी। अच्छी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट तभी हमें मिलेगी जिसके फिजिक्स में अच्छा स्कोर आएगा। तो बच्चों, उन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे एक एक करके। आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे या गलत तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो उन चीजों को बच्चों आज से, अभी से आपको फॉलो करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों आपको आपके फिजिक्स को इंप्रूव करने में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि भाई नीट एग्जाम हमसे चाहता क्या है। वो कहते हैं ना कि एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो। ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले बच्चों उस एग्जाम को पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले ही बात आती है कि सर फिजिक्स में हमें कितना समय वहां पर मिलने वाला है, कितने क्वेश्चंस हमें वहां पर अटेम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चन हमें कितना टाइम मिलने वाला है, क्योंकि यहीं से बच्चों सारी स्ट्रेटजी निकल के आएगी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम देखें तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो 45 ही करने हैं, लेकिन बच्चों वो 45 करने के लिए आपको पढ़ने तो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। कई बार होता है कि सर कोई क्वेश्चन किया, सॉल्व नहीं भी हुआ, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि सर इसकी जगह ये भी कर सकते हैं। यानी कि अपनी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि भाई 1 घंटे के अंदर हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए एग्जाम में। बच्चों, अगर 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व करना चाह रहा है तो लगभग हम ये मान के चलेंगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपके पास 1 मिनट है। मेरी बात समझ में आ रही है? लगभग आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। और बच्चों ये बहुत कुछ आपको बता रहा है। सोच के देखो, अगर एक क्वेश्चन को पढ़ करके, कॉन्सेप्ट को समझ करके उसको सॉल्व करने तक और पूरा आंसर लाने तक केवल 1 मिनट का समय है, इसका मतलब यह है सर कि हमें पहले तो यह सोचना पड़ेगा कि सर किस टाइप के क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं। बच्चों, नीट में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे जिसको सॉल्व करने में ही 5-6 मिनट का टाइम जा रहा हो। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसमें बहुत कोई बल्कि कैलकुलेशन आ जाए, कोई बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो सॉल्व करते जा रहे हैं, पूरा एक पेज खत्म हो गया, आंसर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट लें। अब इसमें देखो, समझने वाली बात क्या है बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, देख करके टिक कर देते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा समय भी ले सकते हैं कैलकुलेशन में। तो मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूं कि ऑन एन एवरेज आपको भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट मिलने वाला है। पहला तो ये माइंडसेट हर बच्चे का होना चाहिए जो नीट की तैयारी कर रहा है। अब जरा सोच के देखो, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑन एन एवरेज 1 मिनट का समय मिलने वाला है, तो सर ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं? इजी होने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इजी क्वेश्चंस अपने को मिलने वाले हैं ज्यादातर। यानी कि हम कह सकते हैं सर कि 80% to 90% क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जो इजी होंगे, जो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला काम यहां पर नहीं होगा।
हाँ, यहां पर अगर हम बात करें तो आप मान सकते हो कि 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे या डिफिकल्ट लेवल के होंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा बता दिया जाता है ना कि इस बार नीट के क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, ऐसा आएगा वैसा आएगा। भाई बेवकूफी वाली बातें हैं। आप सीधी बात समझो कि भाई अगर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ऑन एन एवरेज 1 मिनट का समय मिल रहा है तो यार सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आ सकते। तो कोई आपको कह रहा है तो आप उसकी बातों को थोड़ा सा साइड कर दीजिए। हां, यह जरूर है कि बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो इजी होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं या डिफिकल्ट लेवल के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन पूरा पेपर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों कि सर हमें अगर इस एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आना है तो सर हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करके OMR फिल करने में सर ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट का समय मिलने वाला है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर नए क्वेश्चंस को जो कभी आपने पहले देखे ही नहीं है अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा यह सोचे कि सर हम थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, फॉर्मूला अच्छे से कर लें, कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लें और क्वेश्चन सीधे एग्जाम में जाके सॉल्व करें, क्योंकि सर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि एग्जाम में बच्चों जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आपके सामने 50 क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों अपनी तैयारी का लेवल यह होना चाहिए कि उन 50 में से कम 45 या 48 क्वेश्चंस ऐसे हों जो हमारे देखे हुए हों, जो हमारी प्रैक्टिस का पार्ट रहे हों। और यह बात तो मैं हर बच्चे को हर क्लास में बोलता हूं, मतलब कि जब भी सेशन स्टार्ट होता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यह मैं बोलता हूं कि भाई जो भी हम नोट्स में क्वेश्चन करा रहे हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। पिछले 10 साल से बच्चों को तैयारी कराते कराते हमें एग्जैक्टली ये बात पता है कि भाई इस चैप्टर में इतने ही टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, इससे बाहर नीट में पूछा ही नहीं जा सकता है। यानी कि सीधी बात समझो बच्चों कि हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, जो मैं लिखने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूं कि बच्चों हमें किसी भी चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं वो सब के सब हमें पहले ही सॉल्व करके जाने हैं, ताकि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन हमारा पहले से ही सॉल्व किया हो, बस न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, मतलब ये है, सीधी सी बात है कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे एग्जाम में उतना कॉन्फिडेंस गेन करोगे। खूब मेहनत करनी है बच्चों। यानी कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसमें तुमने सभी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस कवर ना किए हो, वो अभी करके जाने हैं। बात मेरी समझ में आ गई? तो सर मान लो बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिया, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और ये आपके टीचर की जिम्मेदारी है, आपसे पहले आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई चैप्टर है तो उसमें जितने वैरायटी के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उनकी खूब प्रैक्टिस आपको करा दी जाए। इससे क्या होगा, जब सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिए, खूब अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में सारे क्वेश्चंस हमारे देखे हुए हैं, देखते ही पता चल गया अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमें उस क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि इसकी अप्रोच ये है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है, ये फॉर्मूला लगना है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो बच्चों उसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, उसको पढ़ते ही पढ़ते 2-3 मिनट आपके खराब हो जाएंगे, फिर तो आप सॉल्व कर चुके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन सब का कंक्लूजन बस इतना है कि भाई जो अभी बात मैं बोल रहा था उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है बच्चों कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करने, खूब अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मतलब इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिना पेन उठाए आप बता दो कि सर इसमें पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तभी आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस चीज पर बच्चों अपने को खूब मेहनत करनी है। बच्चों बाद में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि सर हमने पढ़ भी लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन भूल गए। तो उसके लिए बच्चों जरूरी है कि भाई हम यहां पर वीकली रिवीजन पर ध्यान दें।
मतलब कि हर हफ्ते जितना हमने इन 6 दिनों में पढ़ा है 7वें दिन उसको रिवाइज करना है। वो 7वां दिन कोई भी हो सकता है, वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, जैसे भी आपकी तैयारी चल रही हो। तो एक दिन हफ्ते में निकालो जिसमें आप पूरे हफ्ते का बच्चों अच्छे से रिवीजन करोगे, ठीक है। और बच्चों यहां पर मैंने यहां लिखा है स्पेशल क्वेश्चन। अब ये स्पेशल क्वेश्चन कौन से होते हैं जरा ध्यान से समझना। बच्चों जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, जब आप बच्चों प्रैक्टिस कर रहे थे, ध्यान देना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, मान लो बच्चों कोई भी एक चैप्टर ले लो, मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ले लिया है, कोई भी एक चैप्टर ले लिया, जिस समय आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, शीट सॉल्व कर रहे थे, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, या सर ने जो क्लास में पढ़ाया था उसे सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे जरूर होते हैं जो फर्स्ट टाइम सॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टाइम सॉल्व करने पर आपको उस या तो सॉल्व नहीं हुए थे या सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी आई थी, या सॉल्व हो भी गया तो भी आप यार ये थोड़ा सा अलग चीज है, इसमें कुछ अलग मसाला है। बात समझ में आ रही है यार, ये तो कुछ मजेदार क्वेश्चन है ना। तो ऐसी चीजों को बच्चों में स्पेशल क्वेश्चन की कैटेगरी में रख रहा हूं। यानी कि कोई भी चैप्टर जिस समय आप सॉल्व कर रहे थे, मान लो आपने 100 क्वेश्चन, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन आपने कहा सर ये तो कुछ अलग ही चीज है, उन 20 क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रख लो, उनको स्पेशली आपको अलग से रिवाइज करना है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस, ऐसे मैं कह सकता हूं स्पेशल थ्योरी वाले पॉइंट्स जो आपको कुछ अलग लगे, पहली बार में कुछ डिफिकल्ट लगे या कुछ नयापन उसमें दिखाई दिया, उनको अलग से आप कहीं मेंशन कर लो, ठीक है, ताकि रिवीजन के समय उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सर पढ़ाई पूरी कर ली, रिवीजन कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से देख लिए, स्पेशल क्वेश्चन और मेहनत कर ली, अब क्या करें बच्चों? अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना। तो बच्चों टेस्ट जब आप रेगुलर बेसिस पर दोगे, रेगुलर मतलब बच्चों मेरा ये मानना है कि आप हर 10 से 15 दिन में एक बार टेस्ट में जरूर अपीयर हो। जब आप टेस्ट देते हो तो आपके पास क्या होता है, टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रेशर होता है। जब नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो आपने देखा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, करते जा रहे 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए। लेकिन जब आप टेस्ट में बैठते हो बच्चों तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि यार भाई 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन पढ़ करके 45 क्वेश्चन सही करने हैं या 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब ये टाइम का प्रेशर पड़ता है तो आपसे गलतियां होना शुरू होती हैं। तो उन गलतियों को मिनिमाइज करने के लिए, एग्जाम टेम्परामेंट अपना अच्छा करने के लिए जरूरी है कि हम रेगुलर टेस्ट दें। रेगुलर टेस्ट में बच्चों 3 तरह की चीजें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले है कि सिली मिस्टेक्स हमसे बहुत होती हैं। कई बच्चों का कहना सर सिली मिस्टेक्स हो गई। अच्छा सिली मिस्टेक्स होती कब है? ध्यान से सुनना, अभी इसको भी हम बात करेंगे कि सर सिली मिस्टेक्स होती कब है, ठीक है। अभी मैं इस पर एक पॉइंट बोलूंगा, आप ध्यान से समझना। तो एक तो सिली मिस्टेक्स वाला पॉइंट हो गया, इनको कैसे रिड्यूस करना है मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन बच्चों कोई भी टेस्ट आपने दिया उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जो आपसे गलत हो गए होंगे। जैसे मान लो 45 क्वेश्चंस में से किसी बच्चे से 10 क्वेश्चन गलत हो गए। ध्यान देना मेरी बात पर। वो जो 10 क्वेश्चन बच्चों आपसे गलत हुए हैं उनमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे गलत हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो उन 10 क्वेश्चंस को बच्चों आप एक अलग कैटेगरी में डाल दो कि भाई हाँ ये मुझसे गलत हुए थे, इन पर मुझे और काम करने की जरूरत है ना। इस पर भी मैं आपसे एक पॉइंट बात करूंगा। अच्छा बच्चों कई बार क्या होता है, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है, ठीक है, समझना। पढ़ते समय हमने पूरी कोशिश की कि सारे टाइप कवर हो जाएं, फिर भी एग्जाम में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो हमने प्रैक्टिस का समय देखे ही नहीं थे। प्रॉब्लम यहां पर आई। एग्जाम में मान लो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास 4-5 आ गए जो पहले आपने चैप्टर पढ़ते समय देखे ही नहीं थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों अलग से आप कहीं पर नोट डाउन करो, उन पर काम करना शुरू करो, ठीक है। इन चीजों को नजरअंदाज मत करना। कई बार बच्चे होते हैं सर 45 में 40 तो हो गए, 5 ही क्वेश्चन तो नहीं हुए, क्या दिक्कत है यार? वही 5 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तब क्या कर लोगे? तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना पूरी। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यार कहीं ऐसे क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिल रहे हैं जो हमने पहले देखे ही नहीं थे।
तो उन चीजों पर भी हमें काम करना है। अगर हमें कोई अनसीन क्वेश्चन मिल जाता है जो पहले देखा ही नहीं है हमने, जिस टाइप का हमने दूर दूर तक सॉल्व नहीं किया है, तो उनको पकड़ो, उन क्वेश्चंस को अपने टीचर के साथ डिस्कस करो और उसको, अगर वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो रिलेवेंट है, तो उसको अपने थ्योरी नोट्स में या जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हो उसमें मेंशन करो। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी इन दो पर मैं और बात करूंगा आपसे, ठीक है बच्चों। ये जो है ना कॉन्सेप्ट रिपेयरिंग पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब आपने टेस्ट दिया तो बहुत से क्वेश्चंस आपसे सही हुए, लेकिन कुछ क्वेश्चन मान लो आपसे गलत हो गए। जो क्वेश्चंस गलत हुए उनमें एक तो हो सकता है सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए हो, उनको साइड कर दो बच्चों। कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे गलत हुए होंगे जिनके कॉन्सेप्ट में ही कुछ झोल रहा होगा। मतलब आपको लगता था कि मान लो सर फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको लगता था कि सर फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जिसने आपको यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई वेलोसिटी नहीं, फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब आप किसी चीज को पहले कुछ और मान रहे थे, बाद में कुछ और निकला, यानी कि वहां पर कॉन्सेप्ट ही गलत समझे बैठे थे आप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें लग रहा था कि सर फ्रिक्शन के बारे में ये बातें हमें पता हैं, और उन बातों में कई तरह का डेंट निकला कि सर ये नहीं, अब समझ में आया कि फ्रिक्शन ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उसको मैंने रखा है बेटा कॉन्सेप्ट रिपेयरिंग पार्ट में कि भाई आप पहले ये मानते थे, अब आपको एग्जाम के बाद पता चला ये नहीं ऐसा है। इसको बेटा अलग जगह कहीं नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब आगे से आप इसको यूज करने वाले हो। ये तो गलत निकला, अरे बोलो भाई। तो ये चीजों पर भी हमें काम करना है, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पर बात करने वाले हैं कि सर सिली मिस्टेक्स हमसे क्यों हो रही थी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हर बच्चा इस बात को रिलेट कर पाएगा। ज्यादातर बच्चों की आदत होती है कि जब वो क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक, जब घर पर वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब उनकी क्या आदत होती है कि घर पे प्रैक्टिस करते समय तो सर आराम आराम से कर रहे हैं, बेड पे बिल्कुल लेट गए, है ना, आराम आराम से काजू बादाम खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, बड़े आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। और जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो उनकी जो नॉर्मल स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, उससे बिल्कुल ऊपर की स्पीड पकड़ लेते हैं। जल्दी 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 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी करना है, यानी कि वो आपकी नॉर्मल स्पीड नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ही तो वही बात हो गई कि किसी को धीरे धीरे चलने की आदत है, किसी दिन उसको कुत्तों ने दौड़ा लिया, अब उसको दौड़ना पड़ गया, और दौड़ते समय 20 बार गिरा, वो कभी गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर हांफने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी दौड़ने की आदत थी ही नहीं, उस दिन उसको दौड़ना पड़ गया। बेटा यही काम तो हो रहा है घर पर। जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो बड़े आराम आराम से कर रहे हो, एग्जाम में जाते हो तो पता नहीं कौन सा प्रेशर होता है कि आप एकदम हाई स्पीड पकड़ लेते हो, उसी की वजह से बेटा सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो इसको रोकने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब हम क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए आपकी नॉर्मल स्पीड से। अब बहुत ज्यादा नहीं कर देना है, आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा कि नॉर्मली आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसको बढ़ाने का जो काम है वो आपको घर पर करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय। जैसे मान लीजिए किसी टाइम इंटरवल में आप 10 क्वेश्चन कर रहे थे, अब 10 की जगह 12 करने की कोशिश करो, 13 करने की कोशिश करो। अब ये नहीं कि 10 से सीधे 25 कर दिया, तब भी गड़बड़ है। तो थोड़ा बहुत स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो घर पर प्रैक्टिस करते समय बढ़ाओ। लेकिन बच्चों जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, टेस्ट देते समय आपको जो स्पीड रखनी है वो आपकी नॉर्मल स्पीड रखनी है, जबरदस्ती भागना नहीं है, तो आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे। ये चीज बिल्कुल उल्टा होता है बच्चों में। घर पर तो आराम से सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में स्पीड बढ़ा देते हैं। जो तुम्हारी स्पीड है नहीं उससे दौड़ोगे तो हालत खराब हो जाएगी, हाँफ जाओगे, गलतियां होंगी उल्टी सीधी, फॉर्मूला गलत लगा दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 into 3 को तुम 6 ना लिख करके 5 लिख दोगे और वहीं तुम्हारा सब गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया
कि अगर हम घर पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ाने की तैयारी घर पर होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में वही स्पीड रखनी जो तुम्हारी नॉर्मल स्पीड है, ताकि तुमसे गलतियां ना हो। हर एक पॉइंट बच्चों में वही बोल रहा हूं जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। तो मेरी बात एक एक ध्यान से सुनना। इसके बाद बच्चों आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनमें क्या अप्रोच रखनी है। ये मैंने बहुत बच्चों में देखा, बड़ी गड़बड़ होती है। वो क्या करते हैं, उनको पता चला ऑप्टिक्स पढ़नी है, तो ऑप्टिक्स में देखा अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा, बस उन्हीं को सॉल्व कर लिया किसी तरह और बंद कर दिया। मैं 2-3 बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको बच्चों क्या करना है, सबसे पहले उसको उसी तरह से सॉल्व करो जैसे तुम एग्जाम में बैठते हो, ठीक। मान लो आपने PYQ उठाए कि भाई इस चैप्टर के PYQ करने हैं, तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो टाइमर सेट कर लो, स्टॉप वॉच ऑन कर लो, और पूरी कोशिश आपको करनी है कि 1 घंटे में 40 से ज्यादा क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो जाएं। यानी कि अपने ऊपर टाइम बाउंड मैनर का प्रेशर डालना है, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने उसका प्रेशर रखना है। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि जब आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो फिर से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिले होंगे जो आपको कुछ नए लगे होंगे, ठीक है, या कुछ आपको लगा होगा यार इसमें कुछ अलग बात थी, सॉल्व तो हो गया लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग गई। उन क्वेश्चंस को बच्चों अलग कर लो। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी अलग करना है। जैसे बच्चों कई बार क्या होता है ना कि मान लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है, अब उसमें और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सर अगर ये ना पूछ के ये पूछता तो कैसे करते, सर टेंशन ना पूछ के मैक्सिमम स्पीड पूछता तो कैसे करते। मेरी बात समझ में आ रही है? सर मैक्सिमम स्पीड ना पूछ के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें पूछ लेता तो क्या आता। सर अगर हमसे यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल पूछ लेता तो क्या होता। यानी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा कि पूछा उसमें एक ही चीज गई है लेकिन बहुत सारी पॉसिबिलिटी अभी भी बची हुई है। उन चीजों पर हमें जरूर काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर पहले कभी, ये फिजिक्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है, अब ये नहीं कि हर जगह लगा दो। फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे मान लो कि भाई आपने कहा कि सर हमसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा हो कि ये स्लिप ना करे, है ना। मान लो सर आपने ये क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है, तुमने बस सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल दिया जी tan थीटा। तुम्हें नहीं लगता इसमें ये भी पूछ सकता था आगे कभी, मान लो ये पूछ ले कि भाई अगर इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही तो इनके बीच का नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि अगर हम एक्सेलरेशन जी tan थीटा से ज्यादा कर दें तो स्लिपिंग किस डायरेक्शन में होगी, अगर एक्सेलरेशन जी tan थीटा से कम कर दें तो स्लिपिंग किस डायरेक्शन में होगी। अरे बोलो भाई, इसमें फ्रिक्शन भी आ जाए तो क्या चेंजेस आएंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें पूछा तो छोटी सी चीज जाती है लेकिन आपको पता लग रहा होता है पढ़ के कि सर इसमें और भी चीजें बन सकती थी। तो बच्चों उन चीजों पर भी तुम्हें काम करना है। बोझ टालने वाला काम मत करना कि बस किसी तरह PYQ हो गए, हाथ जोड़ लिया निकल लिए। तुम्हें दिख रहा है कि उसमें और पॉसिबिलिटी है, करो। तीसरी चीज बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान लो तुम्हें लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन में ये मेथड हम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तुमने करने की कोशिश भी की, आंसर नहीं आया, तुम अपने टीचर से पूछने गए, उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो, उन्होंने किसी दूसरे मेथड से बताया, तुम चुपचाप सुन के चले आते हो। यही तुमसे सबसे बड़ी गलती हो गई। तुम सर से पूछोगे सर आपने जो मेथड बताया उससे तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर मैं जिस मेथड से सॉल्व कर रहा था उसमें कहां पर गलती है। और जब आपके सर आपको बताएंगे कि भाई यहां 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 तुम गलत कर रहे थे, तब तुम्हारे सोचो कॉन्सेप्ट रिपेयरिंग वाला काम होगा कि नहीं होगा। अगर तुम गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे थे या सही कॉन्सेप्ट गलत जगह लगा रहे थे जहां वो वैलिड ही नहीं है, तुम्हें पता चलेगा अरे ये गलती हो सकती थी, तो एग्जाम में वो गलती करने से तुम बचोगे। सही है? तो भाई इसका भी हमें ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट पॉइंट क्या कि हमें पता है कि सर एग्जाम में हमें कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलना है, तो फिर फिजिक्स के क्वेश्चन करते समय क्यों कैलकुलेटर यूज करते हो? आज से बंद कर दो। यानी जब भी चाहे तुम्हें 200 क्वेश्चन करने पड़ जाएं लेकिन बिना कैलकुलेटर के करोगे। ज्यादातर बच्चों में क्या होता है कि सर हमें तो कैलकुलेशन आती है, चलो कैलकुलेटर से कर ले रहे, एग्जाम में जाके खुद से सॉल्व कर लेंगे। बेटा तुम अपनी आदत गलत डाल रहे हो। अगर तुम एक बार कैलकुलेटर, जैसे नहीं होता जिसको आराम की आदत पड़ जाए, आराम करने की आदत पड़ जाए, कंफर्टेबल रहने की आदत पड़ जाए, उससे काम कराओ तो बड़ी तकलीफ होती है उसको।
तो अपने को इतना भी आराम मत दो कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी दिक्कत आने लगे। इसलिए आज से जितने बच्चे भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तुम में से, बिल्कुल कैलसी का यूज करना बंद कर दोगे। कैलकुलेटर आज से तुम्हें यूज नहीं करना है, खुद से सॉल्व करना है। ये सारे पॉइंट्स बच्चों जो मैंने आपको कवर किए, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जानने की जरूरत हो। मैंने वो सारी बातें तुम्हें एक एक पॉइंट में बता दी, जिसको अगर तुम ढंग से फॉलो कर ले जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 लाने से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ढंग से जो कुछ भी मैंने बताया इसको आप एक बार ठीक है देखिए, समझिए और उसे समझ करके अपनी समझदारी से उसको फॉलो करिए। ठीक है बच्चों? तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कुछ कर ले जाओगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा कुछ पॉइंट है, ठीक है, जिसके बारे में यहां पर मान लो आपको ऐसा लग रहा हो कि सर मेरा ये डाउट है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, क्या ये सही है, ये मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं, क्या ये सही है, आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर वो ऐसे ही रिप्लाई करने वाला होगा तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर हमें लगता है कि उस पर एक नया वीडियो बनाना चाहिए तो उसको भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको लगता है कि आपको आपकी तैयारी में किसी भी तरह की जरूरत है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन या जो भी सजेशन है या जो कुछ भी आप हमसे पूछना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, आप आपका क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से फॉलो करो और अपना स्कोर अच्छे से इंप्रूव करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।